डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मानव भूगोल। इसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ देखते चलिए और हो सके तो क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते चलना है, ठीक है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। आखिर रेड जेल मानव भूगोल को क्या कहते हैं। तो इसके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। मानव है और क्या है ये, मानव और पृथ्वी, इन दोनों के जो बीच संबंध है उसी का संश्लेषित अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ये किसका कहना है, तो रैट जेल जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या अभिप्राय है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, आखिर इससे क्या अभिप्राय है, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद किसको कहते हैं, ठीक है। तो मानवीय मनुष्य प्रकृति के आदेशों के अनुसार खुद को ढालता था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है। जो पुराने ज़माने के लोग थे, ठीक है, जो क्या होता था, वो लोग प्रकृति के हिसाब से ही लोग काम करते थे। जब बारिश होती थी तो उन्होंने बचने के लिए अपना घर नहीं बनाए हुए थे, बल्कि वो क्या करते थे, बारिश में भीगते ही थे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता था पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक, कि मतलब प्रकृति से बचने के लिए कोई भी ये लोग अपना समाधान नहीं निकालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि संभववाद की अवधारणा क्या है। इसी का उलट ही बोल जाता है। देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद था और इसी का उल्टा हो गया अब क्या, संभववाद, जिसमें क्या था कि लोग बचने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन संभववाद में लोग प्रकृति को ये समझिए कि चेतावनी दे रहे थे और उससे बचने की भी कोशिश कर रहे थे। जैसे समझिए, संसाधनों को जन्म देता है और प्रकृति पर मानवीय प्रयासों की छाप दिखने लगती है, तो इसे संभववाद कहा जाता है। मनुष्य क्या करता है कि पर्यावरण जो है उससे पर्याप्त जो भी संसाधन होते हैं, जैसे कि पेड़ होता है, तो पेड़ से जो भी लकड़ियाँ निकलती थी, तो इससे ये लोग क्या करते थे, तो अपना घर बनाते थे, और घर बनाते थे तो इसी में रहते थे। फिर जब बारिश होती थी तो ये लोग क्या होते थे, भीगते नहीं थे, तो ये क्या करते थे, पर्यावरण का संसाधन का उपयोग करके क्या करते थे, संभावनाओं को जन्म देते थे, ठीक है। चलिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संभववाद भी कहते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है कि नव निश्चयवाद क्या कहते हैं, ठीक है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक भी कौन है और इसका क्या कहना है। नव निश्चयवाद का संकल्पना ये कौन दे थे, ग्रिफिथ टेलर जी ने कहा था। क्या नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद का मतलब क्या होता है कि यह पर्यावरणीय निश्चयवाद जो हमने ऊपर देखा और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन देखा संभववाद, इन दोनों का बीच एक मार्ग है। ऐसा नहीं कहता है नव निश्चयवाद कि आप बिल्कुल प्रकृति पर डिपेंड हो जाओ, और ये भी नहीं कहता है कि बिल्कुल आप प्रकृति को चेतावनी देने लगो, समझे। मतलब ऐसा ना हो कि आप पूरे पेड़ उड़ सबको काट वाट दो और प्रकृति से एक तरीके से लड़ना शुरू कर दो, ठीक है। बल्कि प्रकृति को समझो और उसी के अकॉर्डिंग ही अपना विकसित करो, ठीक। यही कहता है नवनिश्चयवाद। इसके देने वाले कौन थे, ग्रिफिथ टेलर जी, इसको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है कि मानव भूगोल की कल्याण परक, ठीक है। तो कल्याण परक विचारधारा किस पर केंद्रित थी, तो किस चीज़ पर केंद्रित थी। यह विचारधारा मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण में जैसे आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित थी। इसमें होता क्या था कि लोग क्या करते थे, आवास यानी घर, और स्वास्थ्य मतलब सेहत, और शिक्षा, इन सब में क्या करते थे, कल्याण करने के लिए ही इसी को क्या कहा गया, कल्याण परक विचारधारा कहा गया, ठीक है। जो लोग ये विचारधारा रखते थे उसे कल्याण परक विचारधारा कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ों को बढ़ावा देना था, आवास यानी लोगों के पास घर पहुंचाना था जाकि लोग सही से रह सके, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब लोग सेहतमंद रह सके, और शिक्षा की तो ज़्यादा ही ज़रूरत थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में विकसित करने के लिए ही इसे क्या कहा गया, कल्याण परक विचारधारा। अगला क्वेश्चन है कि अमूलवादी, समझे, अमूलवादी विचारधारा ने सामाजिक असमानता की व्याख्या कैसे की थी, ठीक है। अमूलवादी विचारधारा जो थी वो समाज में आखिर असमानता की व्याख्या कैसे की।
तो अमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता और सामाजिक असमानता के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। ठीक है, किसका उपयोग किया था? तो मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। इसे पूंजीवाद के विकास से जोड़ा। ठीक है, इसे क्या किया? पूंजीवाद के विकास से जोड़ा। किसका सिद्धांत अपनाया था? तो मार्क्स के सिद्धांत को अमूलवाद बोला भी जाता है। कभी कभी आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ देगा, ठीक है, कि अमूलवाद किसके सिद्धांत को अपनाया? तो किसके? मार्क्स के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी मानव विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रौद्योगिकी को ही इंग्लिश में बोला जाता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी मानव विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है और यह मनुष्य पर पर्यावरणीय की बंदिशों को कम करने में मदद करती है। यानी कि जितने भी पर्यावरण के जो बंदिश हम पे लगे हुए हैं उसको कम करने में मदद करती है। कौन? टेक्नोलॉजी हम लोगों को मदद करती है। ठीक, चलिए, इसीलिए क्या है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल में भौतिक अपघटकों के लिए किन मानवीय रूपकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूगोल में भौतिक घटनाओं के लिए किन मानवीय रूपकों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या लिखा हुआ है कि भूगोल में पृथ्वी के रूप जैसे तूफान की आंख, नदी के मुख और जल डमरू मध्य की गड़ीविया जैसे मानवीय अंगों के रूपकों का उपयोग किया जाता है। जैसे बोला जाता है तूफान की आंख, ठीक है, नदी के मुख, इन सब जो है ये किसका उपयोग किया जाता था इसमें? तो मानवीय रूपकों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकृति के नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और इसे विनाशकारी परिणामों से बच सकते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय जो भी नियम है उसको क्या करना है? उसको ध्यान में रखते हुए भी हमको विकास करना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। अगला क्या लिखा हुआ है कि व्यवहारवादी विचारधारा ने किस बात पर जोर दिया। ठीक है, व्यवहारवादी विचारधारा जो थी वो कौन सी बात पर जोर दिया। ठीक है, तो यह प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति और धर्म पर आधारित सामाजिक संवर्गों के बोध पर अधिक जोर दिया। ठीक है, किस पर? मानव जातीयता और प्रजाति और धर्म। ठीक है, इस सब पर क्या किया? व्यवहारवादी विचारधारा ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, कि मानव के साथ, किसी भी मानव के साथ भेदभाव का कोई भी चीज़ नहीं होगा। ठीक है, जाति वाति का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को व्यवहारवादी विचारधारा ने इस पर जोर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सामाजिक भूगोल के किन्हीं 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। सामाजिक भूगोल में आखिर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उन 4 क्षेत्रों का नाम लिखना है। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा हो जाएगा कि सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा हो जाएगा लिंग भूगोल और चौथा हो जाएगा हमारा चिकित्सक भूगोल। ठीक है, ये 4 हमको याद रखना है। ठीक है, कौन सा? सामाजिक भूगोल में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि चिकित्सा भूगोल यानी मेडिकल जियोग्राफी का संबंध किस विज्ञान से है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? माहवारी विज्ञान से। ठीक, तो इस क्लास में हम लोगों ने जियोग्राफी के क्लास 12 के जियोग्राफी का हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं इसको आप लोगों को समझ लेना है और हो सके तो इसे नोट डाउन भी कर लेना है। लिखने से क्या होगा कि ज़्यादा याद रहेगा, एग्ज़ाम में आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। ठीक, जब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका आप आंसर दे सकते हैं। लिखने से ही ज़्यादा याद होता है, तो आप लोग लिखा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में।